हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कंप्लीट जूलॉजी का लगभग 4-5 यूनिट ख़त्म कर देंगे इसमें। ठीक, शॉर्ट रिवीजन आपको करवाने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी मैसेज आया है, कमेंट किया था उन्होंने कि 5 तारीख को उनका पेपर होने वाला है, इंटरनल एग्ज़ाम। तो जिसका भी इंटरनल एग्ज़ाम है उसके लिए, या फिर जो 15 तारीख से अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के, तो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग सभी रेगुलर अगर लेक्चर किए होंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का। ठीक, तो ये क्लास जो है जूलॉजी की है, जंतु विज्ञान। इसमें हम शॉर्ट में आपको सभी चीज़ें करवा देंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आपको मिड टर्म इंटरनल एग्जाम के लिए या फिर फुल लेंथ एग्जाम हो, सबके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जेनेटिक कोड, मतलब आनुवंशिक कोड। इसके बारे में जो जो टॉपिक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट भी है, और दूसरी बात, इनको मैं शॉर्ट में आपको भी करवाऊंगा भी। ठीक, आंसर भी आपको मिल जाएंगे। सेकंड है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार जो होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, इन सब के बारे में, एचएनआरएनए। ठीक है, आपने मैंने पढ़ाया है इससे पहले, आपको लेक्चर मिला भी होगा। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, इस पे भी पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर इसी का था। राइट शॉर्ट नोट ऑन आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। लैक ओपेरॉन एंड टीआरपी ओपेरॉन, जिसको हम लैक्टोज ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी बोलते हैं, सब कंप्लीट कराया जा चुका है। अमाइनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए एंड राइबोसोम्स, इन सब पे भी शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स विद एग्जाम्पल। तो प्रोकैरियोट के जो एग्जाम्पल हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के, वो तो लैक ओपेरॉन टीआरपी ओपेरॉन ही है। लैक ओपेरॉन और टीआरपी ओपेरॉन जो है, ये किसके एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्योंकि ओपेरॉन्स जो होता है वो ओनली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, यूकैरियोट में ओपेरॉन जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइक्रोस्कोपी, तो ये इंटरनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सब में यही क्वेश्चन ही आएंगे आपके, चाहे मिड टर्म हो या फिर फाइनल एग्जाम हो, क्वेश्चन यहीं से घूम के आने हैं। बाकी मिड टर्म के लिए मैंने बताया कि इतने तक आप याद कर लीजिए, वही 4-5 यूनिट तक, या अगर उससे ज़्यादा आपका सिलेबस करवाया जा चुका है अभी तक, तो आप पूरे सिलेबस तक पढ़िए। तो हम आपको सिंपल वे में चीज़ें पढ़ाने वाले हैं। आज जो हम बताएंगे आपको, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब हम कहाँ से कहाँ पढ़ा रहे हैं, यूनिट वाइज नहीं है। हम अपने हिसाब से इस तरीके से ऑर्डर फॉलो करेंगे जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। क्योंकि सिलेबस में क्या है, उल्टा पुल्टा भी कुछ चीज़ें दे रखी है। इसलिए सबसे पहले हम आपको सेंट्रल डोगमा के बारे में बताएंगे। अब आप सोचोगे कि तुम्हारे सिलेबस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कहीं भी सेंट्रल डोगमा, लेकिन इसको बिना समझे आप कुछ नहीं जान पाओगे। जो आपका सिलेबस है, यूनिट है, उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उनका भी इस लेक्चर से बड़ा फायदा होगा। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट जो बराबर लेक्चर करते आए हैं, कॉलेज में भी उनके लेक्चर चल रहे हैं, तो उनके लिए रिवीजन का इससे और अच्छा कोई भी साधन नहीं है आपके लिए। आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा इसमें। इसमें हम सेंट्रल डोगमा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पूरा कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में 3 फेज होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, विद एग्जाम्पल, डायग्राम, सब कुछ कवर करने वाले हैं। इसके अलावा आरएनए क्या होता है, टाइप ऑफ आरएनए, राइबोसोम्स, जेनेटिक कोड, रेगुलेशन, जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ने वाले हैं विद एग्जाम्पल। लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, और हो सकता है अगर टाइम बचेगा तो लास्ट में हम आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे। तो ये कंप्लीट लेक्चर इस तरीके से रन करेगा आगे। लेक्चर बड़ा है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करवाई जाएंगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको हम सेंट्रल डोगमा के बारे में बताते हैं, तभी आपको
आगे की चीजें जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन है वो समझ में आएगा। सेंट्रल डोगमा सबसे पहले दिया था किसने? क्रिक ने दिया था सन 1958 में। प्रपोज द सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी। इनके अकॉर्डिंग डीएनए से जो डीएनए बनाया जाता है इसको हम बोलते हैं रिप्लिकेशन। ठीक, क्या बोलते हैं? रिप्लिकेशन। और भाई डीएनए से डीएनए क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस म्योसिस पढ़े होंगे, तो सेल डिवीजन पे 1 से 2 सेल बनती है। अब इसमें जितना डीएनए है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए, अब 1 से 2 सेल बनाओगे तो डीएनए भी तो डबल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो नई सेल बनेगी उसमें भी तो डीएनए होगा ना, क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ पे डीएनए को डबल करने की जरूरत होती है। तो यहाँ क्या होता है? रिप्लिकेशन सेल के अंदर। तो डीएनए से डीएनए को बनने को बोलते हैं रिप्लिकेशन, हिंदी में प्रतिकृतिकरण। जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, अब ये जरूरत कब होती है एमआरएनए बनाने की? चीजें स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, कारण भी साथ में। क्योंकि हमारे बॉडी में मैक्सिमम फंक्शंस जो होते हैं वो प्रोटीन से होते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम बताएं सेल का और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, तो उसमें मैक्सिमम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ तब भी आपकी जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है उसको ठीक करने के लिए, फॉरेन ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करने के लिए एंटीबॉडी लड़ती, वो भी क्या है? प्रोटीन है। आपकी ग्रोथ होना है बॉडी की, ग्रोथ हार्मोन चाहिए, जीएच हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी से। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। पेप्सिन एंजाइम किस चीज का बना है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन प्रोटीन का। इंसुलिन प्रोटीन का। तो हर चीज प्रोटीन की ही बनी है, मैक्सिमम। हर चीज नहीं, मतलब अधिकतम चीजें प्रोटीन के ही डेरिवेटिव होते हैं। जितने एंजाइम्स हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड का बना है, आरएनए का बना होता है, आरएनए प्लस राइबोसोम का। बाकी मैक्सिमम एंजाइम भी किसके बने होते? प्रोटीन के। मतलब बॉडी में कंटिन्यू प्रोटीन की सिंथेसिस होनी चाहिए। प्रोटीन को बराबर बनाना पड़ता है सेल्स के अंदर। इसलिए क्या होता है? प्रोटीन को बनाने के लिए एक प्रोसेस चलता है। तो वो प्रोसेस के स्टेप जो थे उसको ही बोला जाता है सेंट्रल डोगमा। इसको क्रिक ने सबसे पहले बताया था कि अगर प्रोटीन आपको बनाना है तो क्या करोगे? सबसे पहले आप डीएनए से बनाओगे आरएनए। कौन सा? एम आरएनए। सबसे पहले डीएनए से आप क्या बनाओगे? एमआरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर उस एमआरएनए से आप प्रोटीन बनाओगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये बात समझ में आई? बॉडी में प्रोटीन की लगातार जरूरत होती है, इसलिए सेल्स के अंदर प्रत्येक सेल्स प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। उसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। डीएनए से एमआरएनए को बनाया जाता है पहले, जिसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से फिर प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जिसको बोलते हो, क्योंकि आपको पता होगा जो एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी वो सीधा प्रोटीन नहीं बनेगी, फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनती है तो इस तरीके से बस सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या है? अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। और प्रोटीन क्या होता है? अब भाई प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी, क्वार्टरनरी। तो जो प्रोटीन बनती है यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बनाया आप, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगी तो वो सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इसीलिए यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ है। अब इसका मॉडिफिकेशन होगा, कुछ अपने शेप में, स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होगा, जिससे कि सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वही फंक्शनल होता है। मैक्सिमम एंजाइम जो होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन फंक्शनल कब होती है? टर्सरी स्ट्रक्चर में। जो स्टार्टिंग में यहाँ पे बनती है प्रोटीन वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए पॉलीपेप्टाइड लिखा है। क्योंकि ये पूरी सीधी चेन जो बनेगी ये क्या है? अमीनो एसिड की चेन, स्ट्रेट चेन, इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसी में इस तरीके से लिंकेज आ जाएगी, बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक, डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाएगी। डाइसल्फाइड जानते हो ना? यही जो लिंकेज हमने बनाया है, मान लो इस तरीके से हम बना दें इसको, यहाँ पे दो सल्फर जुड़ गए दो पॉलीपेप्टाइड के बीच में, तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज हो गई। इस तरीके से बहुत सारी लिंकेजेस इसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जिससे कि ये सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं कंप्लीट चीजें आपको समझाते चल रहा हूँ ताकि
कोई भी डाउट आपका रहे ना, सभी चीजें आपको समझ में आए। तो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है समझ में आ गया। डीएनए से डीएनए को बनाओगे रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनाओगे ट्रांसक्रिप्शन, फिर उस एमआरएनए से क्या बनाओगे पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन जिसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको हम जीन के बारे में बताएंगे, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन अभी जस्ट। ठीक है, डीएनए का, क्योंकि भाई ये प्रोसेस पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले आपको डीएनए समझना पड़ेगा ना, तभी तो डीएनए से एमआरएनए कैसे बनेगा जान पाओगे। फिर एमआरएनए टाइप ऑफ आरएनए पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको बनाना तो एमआरएनए है, लेकिन आगे जब ट्रांसलेशन करोगे तो इसमें आरआरएनए टीआरएनए सबका इन्वॉल्वमेंट होगा कहीं ना कहीं, इसलिए सभी प्रकार के आरएनए के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस को एक डीएनए से, डीएनए में जो जीन प्रेजेंट है उससे प्रोटीन बनाने के लिए आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। पहली बात डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फिर टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में पॉलीमरेज एंजाइम काम आएंगे। इसके अलावा जेनेटिक कोड क्या होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप तभी जान पाओगे कि कोडोन वाला ही तो पूरा सिस्टम होगा, कि कोडोन को पढ़ के तो एमिनो एसिड जुड़ेंगे तभी तो प्रोटीन बनेगी। और आपको राइबोसोम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सभी बेसिक चीजें पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे। फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है इस प्रोसेस को, मान लो कोई प्रोटीन एक्सेस में बन गई तो प्रोसेस को रोकना कैसे है, या कोई प्रोटीन बहुत कम बनी तो उसको ज्यादा कैसे बनवाना है, इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो लास्ट में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आपका एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक, मैनी ट्यूमर वायरसेस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल and replicates by first synthesizing a complementary DNA. This process is called reverse transcription. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रखा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में पाया जाता है ये पहले याद कर लीजिए आप, सिर्फ वायरसेस में पाया जाता है। ठीक है, रियो वायरस होते हैं, जो क्या होते हैं रियो वायरस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब समझते हो, हम क्या बनाते हैं डीएनए से एमआरएनए, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वायरस होते हैं कुछ ऐसे वायरस हैं जो आरएनए से डीएनए को बनाते हैं उल्टा, तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ये भी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इट इज कैरी आउट बाय एन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो भैया जब आप डीएनए से एमआरएनए बनाते हो, क्या बनाते हो डीएनए से एमआरएनए, तो यहाँ पे जो यूज होता है आपका पॉलीमरेज वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्यों, क्योंकि आप डीएनए से एमआरएनए बना रहे हो, तो जो एमआरएनए आपका बन रहा है वो किस पे डिपेंड है डीएनए पे, क्योंकि डीएनए से ही तो आरएनए बनेगा। तो ये जो पॉलीमरेज यूज होता है उसका हम नामकरण करते हैं, नाम देते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बन रहा है आरएनए इसलिए एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन ये आरएनए की जो बनना है ये किस पे डिपेंड है डीएनए पे, डीएनए होगा तभी तो आरएनए बनाओगे, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। वायरसेस इसका काम उल्टा करते हैं, वो एमआरएनए से क्या बनाते हैं डीएनए, इसलिए यहाँ पे जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है उसको हम बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट, क्योंकि ये प्रोसेस उल्टा हो गया। अब बनाया जा रहा है डीएनए, और किससे बनाया जा रहा है एमआरएनए से वायरस के अंदर। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें एंजाइम यूज होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुई, कंसेप्ट बिल्कुल फिट हो गया। जब डीएनए से आरएनए बनाओगे उसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, इसमें जो एंजाइम यूज होगा उसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यही प्रोसेस जो है एग्जैक्टली उल्टा होता है कुछ वायरसेस के अंदर। उसमें क्या होता है एमआरएनए से उल्टा डीएनए बनाया जाता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएनए ऑफ दीज वायरसेस फर्स्ट सिंथेसाइजेस डीएनए थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए then transfer information to RNA which takes part in translation of coded information to form polypeptide। तो सबसे पहले क्या होता है, अब देखो असल में बात आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोसेस क्यों हुआ। सबसे पहले आप कारण पे जाया करिए, क्योंकि डीएनए से एमआरएनए बनता है तो यूनिवर्सल सिस्टम है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। लेकिन कुछ वायरस के अंदर ये उल्टा क्यों प्रोसेस होता है, एमआरएनए से क्यों डीएनए बनाया जाता है। क्योंकि भाई कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें डीएनए है ही नहीं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे हो, सिर्फ आरएनए है। तो वो उल्टा प्रोसेस करते हैं, आरएनए से डीएनए को बनाते हैं। ठीक, फिर इसी डीएनए से एमआरएनए को बनाते हैं। समझ रहे हो, पहले आरएनए से बनाएंगे डीएनए, क्योंकि उनके पास डीएनए ही नहीं होता है, सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे टीएमबी वायरस आप पढ़े हो, टीएमबी वायरस में क्या होता है, एग्जाम्पल ले लीजिए आप टीएमबी का, तो उसमें सिर्फ आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उस बेचारे के अंदर जब डीएनए है ही नहीं, वैसे बेचारा नहीं है, इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक, उसके अंदर जब डीएनए नहीं है तो प्रोटीन कैसे बनाएगा। इसीलिए ये उल्टा काम करते हैं, सिर्फ आरएनए है उनके पास, इसलिए वो पहले आरएनए से डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं, फिर उस डीएनए से क्या बनाते हैं, एमआरएनए, और ये आगे ट्रांसलेशन के थ्रू आपका प्रोटीन बनाता है। ठीक, और ये जो प्रोटीन होता है वो भी कैसा होता है, भाई वायरस प्रोटीन बना रहा है तो कैसा होगा, इन्फेक्शियस प्रोटीन होगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। तो आई होप ये स्लाइड आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। और इतना बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आगे की चीज़ें आपको समझ में आने वाली है नहीं। यहाँ पे प्रोसेस भी बताया है, डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे पहले आरएनए से डीएनए बनाया जाता है, फिर उसी डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनाता है। ये है जो ये इधर को प्रोसेस हो रहा है, ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और फिर से डीएनए से एमआरएनए बनाया जाएगा, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर उस एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा, जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं। बात समझ में आई। चलिए भाई, तो अब हम पहले थोड़ा सा आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताएं ना, ट्रांसक्रिप्शन बाद में पढ़ते हैं, पहले आप आरएनए वगैरह के बारे में आपको हम बता दें, टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक, आरएनए कितने टाइप के होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक कोड की बात करेंगे, फिर हम समझाएंगे आपको ये प्रोसेस। ठीक, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा के लिख लीजिएगा इतना पार्ट, खुद से लिखोगे साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको पीडीएफ तो मिल ही जाता है। और इसका हिंदी में भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से रहते हैं ना, तो हिंदी में भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, या फिर आप आरएनए बोलिए। आरएनए जो होता है इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन सम वायरसेस, मतलब जिनको रेट्रो वायरस बोलते हैं, ऐसे वायरस जिनके अंदर सिर्फ आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। राइबोन्यूक्लियोटाइड आप जानते ही होंगे, कहो तो मैं शॉर्ट में बता दूं, भाई सब चीज़ें तो आपको बतानी पड़ती हैं, पढ़े हो नहीं बेसिक चीज़ें पहले से। ये क्या है, ये है एक शुगर। ठीक, पेंटोज शुगर। क्या है, पेंटोज शुगर। इस पेंटोज शुगर में आप फर्स्ट पोजीशन जो है, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, तो यहाँ से CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन है। कार्बन नंबर तो जानते ही हो। पहले कार्बन से यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, ये है नाइट्रोजनस बेस। और फिफ्थ वाले कार्बन से अगर आप फास्फेट ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जोड़ दें इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड OH OH, ये पेंटोज शुगर जो है, अगर ये राइबोज हुई, क्या हुई, राइबोज, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा राइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसमें क्या क्या है, एक है आपकी पेंटोज शुगर, क्या है, पेंटोज शुगर।
और क्या है इसमें, एक है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन और पिरीमिडीन। इतनी चीजें तो आपको पता ही होंगी। प्यूरीन में कौन कौन आते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और पिरीमिडीन में तीन आते हैं आपके, थाइमीन, यूरेसिल, साइटोसिन। ये बातें पता है। तो इन पांच में से एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, यूरेसिल और साइटोसिन, इन पांचों में से कोई एक नाइट्रोजनस बेस लगा है। और जनरली हम आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थाइमीन को दीजिए आप हटा, क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल होता है। इन चार में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है। एक पेंटोज शुगर, उसके फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजनस बेस, वो कौन कौन हो सकता है, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, कोई भी। और एक पेंटोज मतलब फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, आरएनए। बशर्ते बात ये है कि पेंटोज शुगर जो आपकी है वो राइबोज होनी चाहिए। अगर ये पेंटोज शुगर राइबोज ना होकर डीऑक्सी राइबोज हो जाए तो ये डीएनए के लिए न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तब उसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड नहीं बोलेंगे। अगर पेंटोज शुगर ये जो है ये राइबोज की जगह पे बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रखो, बस खाली राइबोज को डीऑक्सी राइबोज कर दो, तो यहाँ पे जो राइबो न्यूक्लियोटाइड बन रहा है वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आई, क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि एक बात। इट इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स एंड इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड वही जो फॉस्फेट ग्रुप है, एंड नाइट्रोजनस बेसेस एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। इतनी बात क्लियर है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए in two respects that is very important. First, the pentose sugar in RNA is ribose sugar while it is deoxyribose sugar in DNA. तो पहला डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे बता रहे हैं। स्ट्रक्चर के और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे पहला जो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो क्या है, पेंटोज शुगर। क्या आरएनए में राइबोज शुगर है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है। सेकंड डिफरेंस, थाइमीन इन डीएनए इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए। डीएनए में थाइमीन होगा, उसकी जगह पे आरएनए में यूरेसिल मिलता है, थाइमीन नहीं। ऑल अदर नाइट्रोजनस बेसेस आर सेम इन बोथ। बाकी जो चार हैं वो सेम रहते हैं। तो आरएनए के बारे में ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब आप हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। असल में आरएनए बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि हर एक चीज की बेसिस अगर चेंज करते जाओगे तो टाइप बदलते जाएंगे। किस बेस पे आपको पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है वो मेनली ये जो तीन टाइप हैं इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा ओवरव्यू होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं कि जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ो। थोड़ा सा ये भी समझ सकते हो, लेकिन याद करना बस इन्हीं को है, पढ़ सब लीजिए। आरएनए को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक तो जेनेटिक आरएनए और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए में आपके दो टाइप के होंगे, एक तो डबल स्टैंडर्ड हो सकता है और सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड सिर्फ ममेलियन रियो वायरस में होते हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड में जैसे कि अब सिंगल स्टैंडर्ड में भी दो टाइप कर दिए गए, एक तो अरेंज इन लीनियर फॉर्म। अब सिंगल स्टैंडर्ड सीधा लीनियर हो सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड ही इस तरीके से हो सकता है, कॉइल्ड क्लोज्ड सर्कल बनाए हुए, ठीक इस तरीके से है। तो सिंगल, बात समझ में आ रही है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। मतलब कहने का ये है, ये भी सिंगल स्टैंड है, इसमें भी कोडोन होंगे इस तरीके से, है ये भी सिंगल स्टैंड लेकिन सर्कल में है, ठीक। ये भी स्टैंड, डबल स्टैंड का मतलब क्या होता है, उसमें दो स्टैंड होंगे इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से। तो ये भी सिंगल स्टैंड है, ये भी सिंगल स्टैंड है। डबल ये कब होता, डबल इस तरीके से जब सर्कल करते ऐसे ऐसे, तब ये डबल होता है ना, जैसे डीएनए होता है प्लाज्मिड। तो सिंगल स्टैंड में भी दो टाइप हैं, एक तो लीनियर अरेंज हो, जैसे कि एग्जांपल है टीएमबी, और वायरॉइड के अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है वो सर्कल में क्लोज होता है, ठीक, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कल बनाए हुए होता है। तो ये जेनेटिक आरएनए हो गया।
यहाँ का जो ये आरएनए है, ये तुम्हारे सिलेबस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने चीजें लिखी हुई हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक। कौन कौन से? टी आरएनए, एम आरएनए और आर आरएनए। आर आरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर आरएनए जो है इसको हम राइबोसोमल राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। एम आरएनए को हम क्या बोलते हैं? मैसेंजर मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें टी आरएनए की, स्मॉल टी आरएनए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, ठीक। तो ये 3 टाइप के। इसमें आपको प्रतिशत याद रखना है। आर आरएनए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर आपकी एक सेल में देखा जाए कि जितना भी आरएनए है उसमें से 80% आर आरएनए होगा, 10 से 15% टी आरएनए होगा और सिर्फ 2 से 5% एम आरएनए होगा। एम आरएनए का परसेंटेज कम क्यों है? मैंने कहा ना, हर चीज में कुछ ना कुछ कारण होता है। क्योंकि भैया अभी आपको सेल दी जाए, सेल में आप चेक करोगे तो एम आरएनए सबसे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि एम आरएनए रखा थोड़ी ना जाता है। एम आरएनए का काम कब लगता है? जब प्रोटीन बनाना होता है। तो डीएनए से क्या बनाया? एम आरएनए। ओह, एम आरएनए क्या हुआ? ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बना दिया। तो एम आरएनए कहाँ रखा रहेगा? आर आरएनए स्ट्रक्चरल पार्ट होता है राइबोसोम का, इसलिए तुमको हमेशा अवेलेबल मिलेगा। एम आरएनए गायब हो जाता है जब जरूरत होती है प्रोटीन बनाने की, तभी सिंथेसाइज किया जाएगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत मिल जाएगा आपको, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण तो हमेशा होता रहता है। तो इसीलिए इसका मात्रा कम होता है। ये बात इतनी समझ में आएगी। अदर आरएनए जैसे कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एंटीसेंस आरएनए होता है एक। एंटीसेंस आरएनए क्या है? जब आपको हम बताएंगे कि जो टी आरएनए है, टी आरएनए किस तरीके से अमीनो एसिड को ला ला के जोड़ता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, तो वहां पे एंटीसेंस आरएनए के बारे में बताएंगे, ठीक। इसके अलावा एच एन आर एन ए मतलब हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ये जब अभी मॉडिफिकेशन पढ़ाएंगे आपको, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तब आपको बताएंगे इसके बारे में। यूकैरियोट में जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसमें एच एन आर एन ए बनता है, ठीक है। इसी का मॉडिफिकेशन करते हैं तब ये आरएनए बनेगा। एस एन आर एन ए हो गया और एस सी आर एन ए, तो ये कुछ अदर टाइप है, ठीक है। इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमको। तो भैया चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं। कहाँ गए भैया? यहाँ पे आपको हम आरएनए का स्ट्रक्चर भी दिखा देंगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। किसकी? मैसेंजर आरएनए की, ठीक। ये नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में लिखा हुआ है। मैसेंजर आरएनए जो होता है, ये आरएनए brings coded information from DNA and takes part in its translation by bringing amino acids in a particular sequence during the synthesis of polypeptide chain। तो भैया इसका जन्म कहाँ से होता है? डीएनए से। उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। जन्म होने के बाद में हर किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, तो उसी तरीके से एमआरएनए का कर्तव्य यही है, प्रोटीन को बनाना। तो एक जैसा जैसा एमआरएनए के अंदर सीक्वेंस होगा कोडोन का, सेम उसी सीक्वेंस में अमीनो एसिड इस पे जुड़ते जाएंगे। ये ट्रिपलेट होंगे ना, 3 3 के कोडोन, और कुछ भी हो सकते हैं, A G C, ठीक है। टी टी होगा ही नहीं इसमें क्योंकि एमआरएनए, ठीक। UCG UAA कुछ भी हो सकता है, UAA UCG। तो इस तरीके से कोडोन होंगे। अब भाई आप अभी जेनेटिक कोडोन आपको पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कि जैसे कि AUG है, AUG ये एक कोडोन है, ट्रिपलेट है। सिंगल अगर एडेनिन है कोडोन तो उसका कोई मतलब नहीं, AU है तो इसका भी कोई मतलब नहीं। जब 3 साथ में होंगे कोडोन, एक ट्रिपलेट बनाएंगे, तभी ये
किसी काम के हैं तब ये अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसीलिए जो अमीनो एसिड mRNA पे जुड़ेंगे वो कोडोन को पढ़ पढ़ के जुड़ेंगे, ट्रिपलेट कोडोन को। जैसे AUG जो है वो मिथियोनिन को कोड करता है, किसको? मिथियोनिन को कोड करता है। मिथियोनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। ठीक, तो इस तरीके से mRNA का फॉर्मेशन होगा DNA से और फिर ये अपने कर्तव्य की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ेगा और बनाएगा प्रोटीन। ठीक, द कोडोन्स ऑफ mRNA आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटीकोडोन्स ऑफ देयर एडाप्टर मोलिक्यूल्स। ये एडाप्टर मोलिक्यूल की बात की गई है, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जो tRNA है उसी को एडाप्टर मोलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि जो mRNA के कोडोन्स हैं इनको रिकॉग्नाइज कौन करेगा? एंटीकोडोन्स ऑफ एडाप्टर मोलिक्यूल। मतलब tRNA के कोडोन्स हैं एंटीकोडोन्स, वो चिपकेंगे इसके ऊपर आके। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो इस तरीके से मान लीजिए ये mRNA क्या है आपका? mRNA यहाँ पे है AUG, तो ये सीधा इस पे अमीनो एसिड नहीं जुड़ता है। अमीनो एसिड कैसे जुड़ेगा? ये है आपका, मान लो tRNA, ये है 3 डेज और 5 डेज, एंड तो होगा ही वही ना। तो ये है tRNA, क्या है? tRNA। अब tRNA जो है इसमें इसका उल्टा कोडोन्स प्रेजेंट होंगे, इसी को कहते हैं एंटीकोडोन। क्या बोलते हैं? एंटीकोडोन। तो ये जो tRNA है, ये A जो है इसका किससे जुड़ेगा? एडेनिन किससे जुड़ता है भाई? एडेनिन हमेशा जुड़ता है थायमिन से, लेकिन आरएनए की बात हो रही है तो यहाँ यूरेसिल होगा। यूरेसिल जुड़ेगा एडेनिन से, गुआनिन जुड़ेगा साइटोसिन से। तो इस तरीके से देखो इसमें क्या हो गया, दोनों में बेस पेयरिंग हो गई। तो इसी को बोलते हैं एंटीकोडोन। तो mRNA के जो सीक्वेंस हैं वो tRNA को ही एडोप्टर मोलिक्यूल लिखा है वहां पे। तो ये एडोप्टर मोलिक्यूल है, इससे इस तरीके से बेस पेयरिंग होगी। और ये जो 3 डेज एंड है इसका, ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड होगा इस कोडोन को के लायक, भाई इस कोडोन के द्वारा कोड होने वाला जो अमीनो एसिड होगा उसको ये पकड़ेगा और उठा के यहाँ पे चिपका देगा। समझ में आई बात? पहले tRNA क्या करता है? इसको पढ़ता है कोडोन को इस तरीके से बेस पेयरिंग करके, तब उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोडोन कौन से हैं, तब वो उसी टाइप का अमीनो एसिड उठा के यहाँ पे चिपका देता है। तो ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखिए कि mRNA को बनाया गया है शॉर्ट में। ठीक है, ये कोडिंग सीक्वेंस है, इसमें बीच में सीक्वेंस होंगे, यहाँ से स्टार्ट होगी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक, ये पॉलीपेप्टाइड की टेल है और ये स्टार्टिंग का सिरा है जिसको कैप बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका mRNA। चलिए अब हम दूसरे टाइप के आरएनए की बात करते हैं। सेकंड है tRNA, जिसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, जिसको एडॉप्टर मोलिक्यूल भी बोला जाता है। इट इज द सोल्युबल एंड स्मॉलेस्ट आरएनए। ये दो क्वेश्चन एक एक नंबर में खूब पूछे जाते हैं। कौन सा आरएनए सोल्युबल होता है? तो tRNA। स्मॉलेस्ट आरएनए tRNA। It transfers an amino acid from cytoplasm to the site of protein synthesis। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? ये वाली, ये क्या है भाई? ये है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यहीं पे तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। और ये है साइटोप्लाज्म। भाई ये काम पूरा एक सेल के अंदर हो रहा होगा, तो ये सब क्या है इसका? साइटोप्लाज्म, जिसमें कि अमीनो एसिड बिखरे पड़े होंगे। तो वही तो बोला गया है। tRNA का काम क्या होता है? इट ट्रांसफर्स एन अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इस साइटोप्लाज्म में जो अमीनो एसिड पड़े हैं उनको साइटोप्लाज्म से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ट्रांसफर एन अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रांसफर करवाएगा। अगला पॉइंट है, इट हैज अ क्लोवर लीफ शेप, जो कि इसका 2 डायमेंशनल शेप है, स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर विद 4 रिकॉग्निजेबल साइट्स। पहली इसमें साइट होगी अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एंटीकोडोन लूप और
अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये दो आपको साइट तो भैया याद ही रखनी पड़ेंगी, वैसे चारों याद कर लो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इस समय चल रही है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे का प्रोसेस सब इसी पे टिका हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन समझाएंगे ना अभी, तो कुछ नहीं समझ में आएगा अगर ये नहीं जानते हो। इसीलिए हमारे पढ़ाने का अंदाज अलग ही रहता है। चीजें तभी समझ में आएंगी जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, ऐसे पढ़ोगे तब। तो ये देखिए नीचे क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये तो mRNA tRNA, ये आपका mRNA का कोडोन दिखाया गया है नीचे। थोड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, नीचे लिखा है ना क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। इस तरीके से एक तिप्तिया की पत्ती बोलते हैं इसको हिंदी में, क्लोवर लीफ। क्लोवर मतलब तिप्तिया, ये tRNA। अब देखिए भाई tRNA किस तरीके से बनाया हुआ है। ये जो है ये है एंटी कोडोन लूप, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब भाई ये देखिए होता तो सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये फोल्डिंग के कारण डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। जैसे कि ये फोल्डिंग जब हुई तो इसके सामने वाले देखो ये बेस पेयरिंग कर लिए हैं। ठीक है, थोड़ा और जूम करो तो अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए ये यू है, यूरेसिल किससे जुड़ा है, यूरेसिल है, ग्वानोसिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, फिर ग्वानिन है। तो इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, बेस पेयरिंग कर लिए। तो यही है यहाँ पे। अब देखिए एक इसका एंटीकोडोन लूप जो है, एंटीकोडोन लूप ये क्या कर रहा है, ये mRNA के सीक्वेंस है CCG, जिससे कि ये जुड़ गया है यहाँ पे। ठीक, तो जो mRNA का सीक्वेंस होता है उसको हम कोडोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोन। और उससे उसका जो कंप्लीमेंट्री होता है tRNA में सीक्वेंस जो जुड़ता है उससे, उसको हम एंटी कोडोन बोलते हैं। एंटी मतलब उल्टा होता है, तो मतलब जस्ट कोडोन का अपोजिट, वही तो इससे जुड़ेगा, तो उसको हम एंटी कोडोन लूप बोलते हैं। ठीक, तो ये एक आपको सिंपल डायग्राम बना लेना है tRNA का। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये है आपका 3' एंड, ये है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 3' एंड पे ही अमीनो एसिड बाइंड होगा और वहां पे फिर ट्रांसफर किया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसमें अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होती है एट 3' एंड। ये बात याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया किस एंड पे होता है। अगला इसमें पार्ट एंटीकोडोन लूप, जिसको कोडोन रिकॉग्निशन साइट भी बोलते हैं। DHU लूप, अमीनो असाइल सिंथेज बाइंडिंग लूप, मतलब इसमें एक एंजाइम की भी जरूरत होती है, अमीनो असाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक, तो ये जो DHU लूप है, DHU लूप यहाँ पे अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप, यहाँ पे अमीनो असाइल सिंथेटेज बाइंड करता है जो कि एक एंजाइम है। और चौथी साइट होती है TSI लूप, जो राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट होती है। ठीक, जिससे कि ये राइबोसोम से अटैच होता है, ये वाली राइबोसोम बाइंडिंग लूप। क्योंकि ये एक साथ में 4 चीजों से बाइंड करता है। पहला इधर एंजाइम जुड़ेगा तभी प्रोसेस चालू होगा, और ये जो इसकी साइट है ये mRNA से जुड़ जाएगी, और साइड में इधर राइबोसोम भी जुड़ा होगा, और ये ऊपर अमीनो एसिड को कैच करता है। तो 4 साइट होती है tRNA में, एकदम डिटेल में मैंने आपको चीज बता दी है। अगला पॉइंट है इसमें, इन दिस पार्टिकुलर एग्जाम्पल the tRNA carrying the amino acid alanine will bind to codon GCC on the mRNA chain will in the ribosome। तो इसमें जो बाइंड कर रहा है वो एलेनिन को कोड कर रहा होगा। चलिए भाई RNA की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो लास्ट टाइप है ये राइबोसोमल RNA, जो कि लगभग 80% होता है पूरे राइबोसोम का। मेक अप द बल्क ऑफ राइबोसोम, मतलब मैक्सिमम जो राइबोसोम है वो यही होता है। RNA अट्रैक्ट एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस फॉर स्प्रेडिंग ऑफ mRNA ओवर राइबोसोम्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ
प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आरएनए जो होता है, आरएनए, ये राइबोसोम का पार्ट होता है। और आपको पता है राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट जो होती है, इस भाई राइबोसोम में दो यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल। तो स्मॉल सब यूनिट के ऊपर ही आरएनए रखा होता है। तो स्मॉल सब यूनिट जो होगी राइबोसोम की, उसमें मैक्सिमम क्या होगा, आरएनए। तो आरएनए एक सतह सरफेस प्रदान करता है, मैक्सिमम लार्ज सरफेस देता है एमआरएनए को स्प्रेडिंग के लिए। ठीक। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज ऑफ डीएनए। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज ऑफ डीएनए। rRNA forms the structural work bench on which a polypeptide is formed during protein synthesis। तो वही बात अगेन यहाँ पे देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ आरआरएनए दिखाया गया है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये आरआरएनए। ठीक, ये देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड बेसिस हैं, कहीं कहीं पे सर्कल किए हुए क्वाइल है। ठीक, तो ये क्वाइल्ड रीजन है। इस तरीके से ये पेयर्ड, कहीं कहीं पे पेयर्ड भी मिलेगा इसमें, जो भाई आमने सामने अगर एंड पैरेलल मान लो कंप्लीमेंट्री बेस पड़ गए तो वो तुरंत बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही ग्वानिन के सामने साइटोसिन आ गया, ठीक, और डिस्टेंस अगर कम हुई, क्योंकि भाई इनके बीच में क्या बनते हैं, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने होते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। या फिर एडेनिन और यूरेसिल के बीच भी दो बॉन्ड। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होगी, डिस्टेंस वगैरह कम होगी और आमने सामने पड़ जाएंगे, तो वहां पे बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कहीं कहीं ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कहीं पे खुला स्टैंड होगा। ये एक ही आरआरएनए का स्ट्रक्चर है। तो एक ही आरआरएनए में सिंगल अनपेयर्ड स्टैंड भी मिलते हैं, बेसिस, और क्वाइल्ड रीजन भी मिलेंगे, और पेयर्ड बेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे अनक्वाइल्ड रीजन दिखाया गया है, ये स्ट्रेट है। ठीक, तो इस तरीके से आपका आरएनए होता है। तो आई होप आपको आरएनए पे पूरी पीएचडी हो गई होगी। भाई आरएनए पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने बता दिया है यही आपके लिए सफिशियंट है, एग्जाम के लिए भी और आगे की चीज़ों को समझने के लिए भी। ठीक, तो चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। थोड़ा सा आपको हम जेनेटिक कोड के बारे में बता देते हैं। ठीक, कहाँ गया भाई जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में बता दें थोड़ा सा, फिर ट्रांसक्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं सीधा। जेनेटिक कोड यही है कहीं पे भी। बस एक सेकंड रुकिए, लग रहा है स्लाइड हमारी कहीं खड़बड़ा गई है, अभी ढूंढ के निकालते हैं उसको। यस, मिल गया। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के बारे में एकदम एक ही चार्ट में शॉर्ट में सब कुछ याद हो जाएगा। आपके रिवीजन के लिए ये शॉर्ट नोट बड़े ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एक ही बार में याद कर लोगे हैं। तो अब हेडिंग लगाइए भैया, जेनेटिक कोड मतलब हिंदी में बोले तो अनुवांशिक कोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अनुवांशिक कोट बोला जाता है। ठीक, द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोडोन बाय व्हिच द इंफॉर्मेशन इन आरएनए इज डिकोडेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। मतलब कोडोन का जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड कर रहा हो, जो इंफॉर्मेशन आरएनए में है वो पॉलीपेप्टाइड में ट्रांसफर की जा रही है बाय द कोडोन। तो इस कोडोन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड बोलते हैं। इट इज द रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो ये जो है जेनेटिक कोड क्या है, एक प्रकार का संबंध ही समझ सकते हो। जेनेटिक कोड जो होते हैं, जेनेटिक कोड
ये एक प्रकार का रिलेशनशिप है बिटवीन डीएनए सीक्वेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब ये आपका है डीएनए, यहाँ पे ये प्रोटीन के अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, ठीक। तो बीच में आपके आएंगे जेनेटिक कोड, बीच में क्या आएंगे, जेनेटिक कोड, क्योंकि यही जेनेटिक कोड है जो इन दोनों को लिंक कर रहा है। अब भैया ये है डीएनए, इससे आपने बनाया एमआरएनए, और इसी एमआरएनए से क्या बनी, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये सब प्रोसेस कैसे हुआ, डीएनए में कुछ सीक्वेंस होंगे कोडोन्स के, वही कोडोन यहाँ पे क्या हुए, एमआरएनए में आए, और उन्हीं से क्या बना, प्रोटीन। समझ रहे हो, तो ये एक प्रकार का ये रिलेशनशिप है बिटवीन सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये कुछ कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, सब एकदम कंसाइज लिखे हुए हैं, ठीक। पहली बात तो ये यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वत्रिक होता है, सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। अ कोडोन specify the same amino acid in all organisms ranging from a virus to human being। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जो कोडोन्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। कहने का मतलब ये है, एक वायरस के अंदर AUG क्या बनाएगा, मिथियोनिन। वही अगर हम बात करें ह्यूमन की, किसकी, ह्यूमन की, तो उसमें भी AUG क्या बनाएगा, मिथियोनिन। वायरस के अंदर भी क्या बनाएगा। अगर कोडोन सेम है तो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो वो हमेशा उसी को कोड करेगा। अगर आप लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर रहे हो अमीनो एसिड का, तब भी AUG कोड करेगा मिथियोनिन को। अगर बैक्टीरिया के अंदर कर रहे हो फिर भी AUG मिथियोनिन को ही बनाएगा। इसलिए बोलते हैं कि कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिवर्सल, सार्वत्रिक होते हैं। सेकंड इसका कैरेक्टर है नॉन ओवरलैपिंग। वन लेटर or base cannot be used for two different adjacent codons while reading a polynucleotide chain। मतलब समझे, वन लेटर और वन बेस cannot be used for two different adjacent codons while reading a polynucleotide chain। कहने का मतलब इस तरीके से आपके कोडोन्स प्रेजेंट है, ठीक। AUGCGUA। अब आपने क्या किया कि पहले एक कोडोन बनाया ट्रिपलेट AUG, जिससे आपने एक अमीनो एसिड बनाया। फिर आप जब तीन अगला अमीनो एसिड के लिए पढ़ोगे तब इन तीन को पढ़ोगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आपने उन तीन को पढ़ने के बाद में इस जी को इसके साथ में पढ़ लिया, 1 2 3, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो ये नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित नहीं होते हैं। सेपरेटली आपको तीन तीन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वही तो यहाँ पे लिखा है, वन लेटर और वन बेस कैन नॉट बी यूज फॉर टू डिफरेंट एडजेसेंट कोडोन व्हिल रीडिंग अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगला इसका कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, डीजेनरेट। मतलब ये कैसे होते हैं, डीजेनरेसी के बारे में बात की जा रही है। 61 आउट ऑफ 64 कोडोन्स फॉर ओनली 20 अमीनो एसिड्स। मतलब 64 कोडोन्स हैं टोटल, उसमें से केवल 61 कोडोन ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को कोड करते हैं। क्योंकि 3 कोडोन इसमें ऐसे होते हैं जो कुछ भी कोड नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टॉपिंग कोडोन होते हैं। वो प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्टॉप करवाते हैं। समझ में आई बात। 61 ऐसे हैं जो कोड करते हैं, और टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड को ही कोड किया जाता है।
फॉर अ पार्टिकुलर अमीनो एसिड मोर देन वन कोडोन कैन बी यूज। मतलब डीजेनरेट होते हैं, कोडोन्स डीजेनरेट होते हैं। मान लो आपको वेलिन बनाना है, ठीक, वेलिन, तो ऐसा नहीं है कि वेलिन के लिए सिर्फ एक कोडोन हो, वेलिन के लिए मोर देन वन कोडोन्स हो सकते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि भैया जो कोडोन्स होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अमीनो एसिड को बनाने के लिए एक ही प्रकार का कोडोन हो, एक अमीनो एसिड को कई सारे कोडोन्स बना सकते हैं, कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो कोडोन्स हैं वो कैसे होते हैं भैया, कोडोन्स जो होते हैं डीजेनरेट होते हैं। अगला कैरेक्टर है नॉन एम्बिगुअस। A particular codon will always code for same amino acid, ठीक। मतलब वही बात कि ऐसा नहीं है, मान लो AUG, वही एग्जांपल ले रहे हैं, AUG मिथियोनिन को कोड करता है, और मान लो तुम्हारी बॉडी के अंदर या किसी व्यक्ति के बॉडी के अंदर हिस्टीन की कमी आ गई, हिस्टीडीन क्या है, अमीनो एसिड है। तो ऐसा नहीं है कि हिस्टीडीन की कमी है, बॉडी में कोई दिक्कत होने लगी है तो एयूजी क्या करे, थोड़ी देर के लिए अपना काम बदल के हिस्टीडीन बना दे, नहीं। अब पार्टिकुलर कोडोन विल ऑलवेज कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, वो सिर्फ मिथियोनिन ही बनाएगा, भले ही हिस्टीडीन की कमी से पूरी बॉडी बेकार हो जाए, रोग हो जाए, उत्पन्न हो जाए, कोई दिक्कत हो, लेकिन वो अपना काम बदलेगा नहीं, ठीक। तो ये नॉन एम्बिगस होते हैं। कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, तो ये तो सबसे पहले आनी चाहिए थी बात। 3 एडजेसेंट नाइट्रोजनस बेसेस कॉन्स्टिट्यूट अ कोडोन विच स्पेसिफाई प्लेसमेंट ऑफ वन अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब इस तरीके से 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, AGC, तो ये तीनों नाइट्रोजनस बेस आपस में तीनों मिलकर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाते हैं, अमीनो एसिड को बनाते हैं, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेगा। लास्ट कैरेक्टर है कामा लेस। मतलब जब आप कोडोन को लिखोगे तो बीच में कहीं भी कामा नहीं लगाया जाता है, सिंपल ऐसे ही पढ़े जाते हैं। नो पंक्चुएशन are needed between any two words, that is after one amino acid is coded, the second amino acid will be automatically coded by the next 3 letters। मतलब ये जब कोड हो जाएगा तो तुरंत जो आगे वाला कोडोन होगा वो कोड करने लगेगा, इस तरीके से होता है। इसमें पंक्चुएशन यूज नहीं किया जाता है, कामा, हलंत, ठीक है, फुल स्टॉप, कोई भी चीज को यूज नहीं किया जाता है। थोड़ी सी और बातें हैं इसके बारे में। ओबल हाइपोथेसिस was given by F.H.C. Crick सन 1965। According to this, third nitrogenous base of a codon loosely with bind loosely with anticodon and codon is mainly specified by first two bases. Hence, the same tRNA can recognize messenger RNA than one codon differing only at third position। तो इस ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी जितने फीचर मैंने बताए हैं ये भैया बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए, ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं सीधा कहाँ, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया पे। कहाँ चलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, क्योंकि अब आप ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लायक हो चुके हो, ठीक। अब थोड़ी सी आपके अंदर चीज़ें घुस गई हैं, अब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक। तो अगेन एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो DNA है मोलिक्यूल, इससे हम बनाएंगे mRNA, ठीक। DNA से mRNA बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। बात समझ में आई, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन DNA टू RNA।
मतलब डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको एमआरएनए में ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है थ्रू द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ओवर द टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर, डीएनए के टेम्पलेट से एमआरएनए की जो सिंथेसिस है, सूचना का ट्रांसफर, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इट टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है इनिशिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रारंभन। क्या बोलते हैं? प्रारंभन, मतलब प्रारंभ करना। द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम फर्स्ट रिकॉग्नाइजेज द प्रोमोटर एट द 35 रीजन एंड बाइंड टू द फुल प्रोमोटर। कहने का मतलब, अब सबसे पहले एक चीज और छूट गई भी, यहीं पे मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। डीएनए का फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ये है आपका, मान लीजिए एक डीएनए, ठीक, डीएनए, इसमें क्या होंगे? बेस पेयर होंगे, इस तरीके से बेसेस लगे होंगे ना। ये है नाइट्रोजनस बेस, ये हैं आपके नाइट्रोजनस बेस। डीएनए हो गया। अब डीएनए में, अब जीन कहाँ होते हैं भाई? डीएनए पे ही होते हैं। आपने सुना है जीन कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम पे होते हैं। जीन कहाँ होते हैं? डीएनए पे होते हैं। एक्चुअल में ये है आपका क्रोमोसोम। अच्छा नहीं बना ना क्रोमोसोम। ये मान लीजिए आपका क्रोमोसोम है, ठीक। यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर होगा, जिस पे काइनेटोकोर लगा होता है। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर आपका डीएनए इस तरीके से लिपटा हुआ होता है। क्या होता है? डीएनए इस तरीके से लिपटा होता है। लिपटा है ना, दिख रहा है। अब इसी डीएनए को हमने थोड़ा सा काट के यहाँ पे डिजाइन किया है। अब इसमें देखिए, ये सीक्वेंस है। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो किसी एक पार्टिकुलर प्रोटीन को बनाए, उसको हम जीन बोलते हैं। तो वो जो सीक्वेंस हैं वो पूरे डीएनए में नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं सिर्फ। जैसे कि मान लो कि डीएनए का जो इतना पार्ट है, ये बना रहा है आपका इंसुलिन। क्या बना रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम बोलेंगे जीन। क्या बोलेंगे? जीन। इंसुलिन का जीन, इंसुलिन को बनाने वाला जीन है। फिर मान लीजिए आपका यहाँ से एक जीन स्टार्ट होता है। ये इतना सीक्वेंस जो है, ये वाला सीक्वेंस जो है, ये क्या बनाता है? ये मान लीजिए कोई एक प्रोटीन को कोड करता है। तो ये भी क्या है? ये भी हो गया आपका जीन। लेकिन जो बीच का पार्ट है, ये जीन नहीं है। समझ रहे हो? तो डीएनए जो है, डीएनए का पार्ट जो होता है, उसी को हम बोलते हैं जीन। तो इसीलिए आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि जीन कहाँ होते हैं? डीएनए में होते हैं, डीएनए पर स्थित होते हैं। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे। तो बात तो सही ही थी। जीन क्या है? डीएनए का ऐसा पार्ट जो किसी प्रोटीन को बनाता है, उसको जीन कहते हैं। और वो जीन डीएनए का ही पार्ट है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे। तो आप कह सकते हो ना कि जीन क्रोमोसोम पे होते हैं, क्योंकि डीएनए भी क्रोमोसोम पे है ना। और जीन डीएनए का ही पार्ट होता है। तो डीएनए में पूरा पार्ट किसी चीज को कोड नहीं करता है। कुछ पार्ट होता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाता है, बाकी बीच में कुछ पार्ट होता है जिसका कोई काम नहीं होता, प्रोटीन वोटीन नहीं सिंथेसाइज करता है, उस पार्ट को हम जीन नहीं बोलते हैं। तो यही होता है जीन। अब फाइन स्ट्रक्चर का ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पहला लेक्चर जो पढ़ा हुआ है 3rd सेमेस्टर जूलॉजी का, उसको आप देखिए, वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाया है। बार बार वही चीज़ें पढ़ाने का मतलब क्या है? हम यहाँ पे रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है आपका। तो यहाँ पे चीज़ें आपको रिवाइज करवाई जा रही है। द आरएनए पॉलीमरेज, अब जो इनिशिएशन है, और थोड़ा बता दूं यहीं पे,
अब हमने एक जीन को बाहर निकाला, ये डीएनए का ही स्टैंड है, हमने इस तरीके से बना लिया। मान लीजिए यही जो हमने इंसुलिन के लिए बनाया था जीन, इसी के स्टैंड को बाहर निकाल लिया है, ठीक। अब इसमें इस तरीके से कोडोन्स होंगे, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, उनको मैं बता दूं आपको, ठीक। यहाँ पे एक होता है प्रोमोटर साइट। क्या होता है? प्रोमोटर। ये मान लीजिए 5 डेज है, ये 3 डेज और ये 3 डेज, ये 5 डेज, ठीक। इस तरीके से सीक्वेंस में होते हैं। यहाँ अगर 3 डेज होगा तो ये वाला 5 डेज, ये 3 डेज और ये 5 डेज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये होगा प्रोमोटर, यहाँ पे एक होगा टर्मिनेटर। क्या होगा? टर्मिनेटर। और बीच वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये है स्ट्रक्चरल जीन। क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। इसमें 2 सीक्वेंस हैं कोडोन के, इस तरीके से 2 स्ट्रैंड है ना। तो ये एक स्ट्रैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि किसी चीज को कोड नहीं करता है, जो किसी भी चीज को कोड नहीं करता है, नहीं करता है, किसी भी चीज को कोड नहीं करता है, जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। सेकंड, जो प्रोटीन को कोड करने के लिए जरूरी होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट कोडोन। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट कोडोन बोला जाता है, ठीक। तो ये कंप्लीट एक जीन का स्ट्रक्चर है। क्या है? ये एक जीन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ठीक। तो ये फाइन स्ट्रक्चर है जीन का। समझ में आया? एक जीन में क्या क्या पार्ट होगा? स्टार्टिंग में एक प्रोमोटर होगा, लास्ट में टर्मिनेटर, बीच का जो पार्ट है वो एक्चुअल में किसी चीज को कोड करेगा। यहीं से आपका एमआरएनए बनेगा, क्योंकि ये डीएनए है ना। ये भैया डीएनए है बेटा, समझे? तो ये डीएनए है, इसका जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है यही एमआरएनए को बनाएगा। इन दोनों चीजों की क्या जरूरत है भाई? जीन का ही पार्ट होते हैं प्रोमोटर और टर्मिनेटर। जब एमआरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट होगी, मतलब जब आप ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करोगे, तो इसमें आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत होगी। किसकी? आरएनए पॉलीमरेज की। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होगी। तो ये आरएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा डीएनए से एमआरएनए। तो इसको पता तो चलना चाहिए कि स्ट्रक्चरल जीन कहाँ है, कैसे ढूंढेगा ये? इसीलिए होता है प्रोमोटर, क्योंकि प्रोमोटर जो है, आरएनए पॉलीमरेज और प्रोमोटर की दोस्ती होती है। इसीलिए आरएनए पॉलीमरेज जहां भी प्रोमोटर को पा जाएगा, वहीं से चिपक के एमआरएनए बनाना चालू कर देगा। और इसकी दुश्मनी होती है टर्मिनेटर से, तो जैसे ही टर्मिनेटर के पास पहुंचेगा, छोड़ के भाग जाएगा। तो ये स्ट्रक्चरल, अब देखो कितनी अच्छी बात, ये जुड़ेगा कहाँ? प्रमोटर से। और प्रमोटर से ही स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट हो रही है, जाएगा कहाँ तक? टर्मिनेटर तक। वहीं पे स्ट्रक्चरल जीन खत्म हो रही। जो स्ट्रक्चरल जीन है उतनी दूर तक ये सिंथेसिस करवा देगा, ठीक। कहाँ जुड़ेगा? प्रमोटर पे। फिर रन करेगा स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर, बना देगा एमआरएनए। देन उसके बाद में टर्मिनेटर आते ही ये वहां से खिसक जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज ही ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। प्रमोटर का काम क्या होता है? टर्मिनेटर का काम क्या होता है? प्रमोटर किस साइड में प्रेजेंट होता है, टर्मिनेटर किस साइड में प्रेजेंट होता है, इस 3 डेज 5 डेज के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये टेम्पलेट कोडोन है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आप ट्रांसक्रिप्शन समझ में आएगा। पहला है इनिशिएशन, मतलब प्रारंभन। द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिकॉग्नाइज
प्रोमोटर, तो सबसे पहले प्रोमोटर से जुड़ जाएगा। एज इनिशिएशन कंटिन्यूज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स मोर टाइटली टू द प्रोमोटर एट द 10 region accompanied by a local untwisting of the DNA in the region। तो ये बाइंड हो जाएगा। अभी आपको हम एक दूसरा डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें समझ में आएगी चीज। ठीक, तो ये है डायग्राम, देखो यहाँ पे ये डीएनए का डबल हेलिक्स है। ठीक, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है आपका प्रोमोटर पार्ट। क्या है? प्रोमोटर। प्रोमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया। ये क्या है? एंजाइम है पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये अब देखो, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड तो करेगा, लेकिन ये एक्टिव तभी होगा, बाइंड तभी करेगा जब सिग्मा फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिग्मा फैक्टर। ये इलोंगेशन के लिए जरूरत होता है। ये बाइंड कर गया प्रोमोटर से, लेकिन आगे की ओर मूव तभी करेगा जब सिग्मा फैक्टर अगर जुड़ा होगा। तो सिग्मा फैक्टर ही इलोंगेशन करवाता है। इसको हम इलोंगेशन फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इलोंगेशन फैक्टर बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे बाइंड करेगा और नीचे इलोंगेशन वाला है। ये पहला स्टेप है बाइंड करने वाला, जहाँ पे इनिशिएशन होगा। फिर इलोंगेशन में क्या होगा? देखो, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पहुँच गया। इसी तरीके से खोलते हुए चला जाएगा और ये आपका यम आरएनए बनता हुआ चला जाएगा। ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये है यम आरएनए। ठीक, तो ये पॉलीमरेज एंजाइम रन करेगा आगे की ओर और इस तरीके से बनता जाएगा। फिर लास्ट में आएगा रो फैक्टर। जब टर्मिनेशन का आएगा समय, प्रोसेस जब बंद होना होगा, तब पॉलीमरेज से, जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इससे कौन बाइंड कर जाएगा? देखो, यहाँ सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया है, यहाँ पे बाइंड कर गया रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से। तब ये टर्मिनेटर से क्या होगा? बाहर छूट जाएगा और ये आपका यम आरएनए सिंथेसाइज हो गया। ये क्या बन गया? यम आरएनए। तो ये लास्ट वाला प्रोसेस है, स्टेप है टर्मिनेशन। बात समझ में आई? सबसे पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले प्रोमोटर से बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज। इससे जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा, तुरंत ये इलोंगेशन चालू कर देगा। इलोंगेशन में क्या होता है? ये पैरेलल रन करता है डीएनए के हेलिक्स पर, और जैसे ही टर्मिनेटर आएगा तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा। सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा और इससे जुड़ेगा रो फैक्टर। रो फैक्टर क्या करेगा? टर्मिनेट करवा देगा प्रोसेस को, और इस तरीके से आपका एमआरएनए भी मिल जाएगा। तो ये तीनों स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, चलिए, अब यही जो लिखा है इसके बारे में जो समझ लिए वही यहाँ लिखा है। इलोंगेशन, इसका डायरेक्शन वगैरह याद करना पड़ेगा आपको। मैंने बताया था हमेशा पॉलीमरेज एंजाइम कोई भी हो, चाहे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो, 3-4 टाइप होते हैं ना, ये सब हमेशा पॉलीमरेज एंजाइम कसम खा के बैठे हैं कि सिर्फ 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन की ओर सिंथेसाइज करेंगे। हमेशा 5 डैश से 3 डैश की ओर काम करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसको मैंने बीच में ही पढ़ा दिया आपको। तो इलोंगेशन में क्या होता है? आफ्टर 8 to 9 nucleotides have been polymerized, the sigma factor dissociate from the core enzyme. As the RNA polymerase elongates, the new RNA chain synthesized from 5 to 3 days end. The enzyme untwists the DNA head of it, keeping a single strand transcription bubble spanning about 25 base pair. About 9 bases of the new RNA are bound to the single stranded DNA bubble, with the remainder existing the enzyme in a single stranded RNA formed। तो इस तरीके से सिंगल स्टैंड आरएनए बन जाता है। फिर लास्ट में आता है आपका टर्मिनेशन। ठीक, लास्ट में क्या आता है? टर्मिनेशन।
टर्मिनेशन में क्या होगा, एज पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स अवे फ्रॉम द प्रोमोटर रो फैक्टर बाइंड टू आरएनए, जैसे ही इलोंगेशन के बाद में आगे बढ़ेगा पॉलीमरेज तो उससे रो फैक्टर जुड़ जाएगा, एंड फॉलो द पॉलीमरेज, पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा, पॉलीमरेज को फॉलो करेगा, साथ साथ आगे चलेगा। व्हेन polymerases reach some sort of pause site, row factor catches up with polymerase and unwinds the DNA RNA hybrid, resulting in release of polymerase। तो ये रो फैक्टर ही है जो आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से क्या करता है, रिलीज करवाता है और प्रोसेस को टर्मिनेट करवाता है। तो इस तरीके से आपका एक डीएनए से क्या बन जाता है, एमआरएनए। ये था आपका डीएनए का डबल हेलिक्स और इससे आपका बनके तैयार होगा एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आपका डीएनए से आरएनए बन गया। इतनी बात समझ में आई। अब भैया हम पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें, प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें डीएनए से सीधा एमआरएनए बन जाता है। बातें मेरी समझते चलो वरना पछताओगे आगे, समझ में नहीं आएगी। प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए से सीधा एमआरएनए बनता है बाय ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। तो आपसे क्वेश्चन पहले यही समझ में आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट, यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, डीएनए से पहले बनता है एचएनआरएनए बाय ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बना, एचएनआरएनए। अब मॉडिफिकेशन के थ्रू, मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या बनेगा, एमआरएनए, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए तो एमआरएनए की जरूरत है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट लिखा है मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, तो ये मॉडिफिकेशन किसमें आवश्यक होता है, ओनली यूकैरियोट। तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये एकदम दिमाग में फिट कर लेना है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं भैया, प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए से सीधे एमआरएनए बन जा रहा, तो यहाँ मॉडिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं। और यूकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो डीएनए से बनता है एचएनआरएनए, जो कि एक्टिव नहीं है प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। क्योंकि एमआरएनए जो यहाँ आरएनए बना है एचएनआरएनए, उसके कुछ पार्ट एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव हैं, उनको काट के हटाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तब बनेगा आपका एमआरएनए और ये आगे क्या बनाएगा आपका, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, प्रोटीन बन जाएगा। तो यही मॉडिफिकेशन हमको पढ़ना है ओनली यूकैरियोट के लिए। ठीक, देखो पहली ही लाइन में लिखा स्टार्ट में ही, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अकर विद इन द न्यूक्लियस एंड एमआरएनए मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म फ्रॉम ट्रांसलेशन, फॉर ट्रांसलेशन। मतलब ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर इस तरीके से आपका न्यूक्लियस है। ठीक, ये है आपका साइटोप्लाज्म। भाई सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताने जा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपका भाई न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उसी के अंदर ये न्यूक्लियस है। क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ही तो डीएनए और क्रोमोसोम होता है ना, डीएनए
या जीन सब क्या होगा, अंदर ही होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ चलेगा, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलेगा, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन चलेगा न्यूक्लियस के अंदर। यहीं पे आपका एमआरएनए इस तरीके से बन जाएंगे कई सारे स्टैंड। फिर ये बाहर मूव करके आएंगे, दूसरे कलर से बना दूं बेटा। ये मान लो कि आपके एमआरएनए बाहर मूव करके निकल आए। क्यों आए, क्योंकि ट्रांसलेशन जब होगा, क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में किसकी जरूरत होती है, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड की भैया, तभी तो प्रोटीन बनेगी जब कई सारे अमीनो एसिड इस तरीके से जुड़ेंगे। तो अमीनो एसिड कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो इसीलिए आरएनए बाहर निकल के आते हैं, ये एमआरएनए बाहर निकल के आते हैं, ठीक। तो ये बात आपको यहीं पे एज इट इज याद कर लेना है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है ये कहाँ होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन की, इसको लिख लीजिए कॉपी में साइड में। ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। बात समझ में आई। ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोप्लाज्म में होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक। तो जितनी चीजें मैं बताता हूँ साथ साथ आप नोट करिएगा सभी चीजें। समझ में आई, अब पढ़िए आगे चीजें आपको समझ में आएंगी। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स अक्कर विद इन द न्यूक्लियस एंड mRNA मूव आउट ऑफ द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म। mRNA कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। द mRNA is processed from the primary mRNA transcript, a process called maturation। मतलब यूकैरियोट में जो डीएनए से एचएनआरएनए बना है, एचएनआरएनए वो इमेच्योर है। कैसा है, ये कैसा है, इमेच्योर। तो इसका मैच्यूरेशन करवाना पड़ेगा। मैच्यूरेशन बोलो या फिर मोडिफिकेशन बोलो, मोडिफिकेशन बोलो। भाई आप भी अनमेच्योर थे, कभी मैच्योर हुए तो कुछ मोडिफिकेशन हुए ना आपके बॉडी में, आप में, आपके पर्सनालिटी में, हर चीज में हुए। उसी तरीके से जो एचएनआरएनए है इसमें मैच्यूरेशन करना है। मैच्यूरेशन बोले या मोडिफिकेशन, तब ये बनाएगा एक्चुअल में एमआरएनए, और जो कि क्या बनाएगा, आपका प्रोटीन। तो ये मैच्यूरेशन का जो प्रोसेस है ये सिर्फ यूकैरियोट में होता है। अगेन मैं बार बार चीजें लिखता हूँ, बताता हूँ आपको। इनिशियली एट द 5 days end a cap and a tail of polyadenine at the 3 days end are added। मतलब सबसे पहले जो एचएनआरएनए है, सब भाई डीएनए से क्या बना है, एचएनआरएनए। तो इसका जो 5 days है उस पे आपको कैपिंग करना है। क्या करना है, कैपिंग। और 3 days एंड पे क्या करना है, टेलिंग। क्या करना है, टेलिंग। अब कैपिंग और टेलिंग होता क्या है, कैपिंग में 7 मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट लगाए जाते हैं। 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम GPP लिखते हैं, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और आपका जो टेलिंग होता है, टेलिंग में क्या होता है, टेलिंग में 3 days एंड पे लगभग 200 पोली एडेनाइलिक एसिड या पोली एडेनिन जोड़े जाते हैं, ठीक। यही प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पे होगा। आपको हम दिखाते हैं थोड़ा सा, ये प्रोसेस तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपको यूकैरियोट के लिए दिखाया गया है, यूकैरियोट्स, ठीक है। ये है आपका डीएनए, डीएनए से बना है आपका एचएनआरएनए, एचएनआरएनए, ये एचएनआरएनए। अब इसमें मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। तो ये देखिए कैपिंग पहले आपको दिखाई गई। कैपिंग में क्या होगा, 5 days एंड पे ग्वानोसिन, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। एमजी मतलब मिथाइल ग्वानोसिन और 3 फॉस्फेट मतलब ट्राइफॉस्फेट। ये कैप है 5 days पे, ठीक। और ये है 3 days एंड। 3 days एंड पे देखो पोली एडेनाइल की
टेल लगाई गई, लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एडेनिन, ठीक, 200 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड लगभग जोड़े जाते हैं। इसको बोलते हैं पॉली एडेनाइलेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? पॉली एडेनाइलेशन। साथ में आरएनए स्प्लाइसिंग भी होता है। इसी पूरे प्रोसेस को, इन दोनों प्रोसेस, कैपिंग और टेलिंग, दोनों प्रोसेस को एक साथ कंबाइंडली हम आरएनए स्प्लाइसिंग भी बोलते हैं। मेनली स्प्लाइसिंग में क्या होता है, अलग अलग भी मान सकते हो, कैपिंग अलग है, टेलिंग अलग है। ये याद रखना है, कैपिंग में 5 डेज एंड जो होता है इमेच्योर आरएनए का, एचएन आरएनए का, उसके 5 डेज एंड पे 7 मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़े जाते हैं, उस प्रोसेस को कैपिंग बोलते हैं। और टेलिंग का मतलब होता है कि जो इमेच्योर आरएनए का 3 डेज एंड है उस पर लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जिसको पॉली एडेनाइलेशन बोला जाता है। स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि इसमें देखो एक्सॉन और इंट्रोन दोनों है, क्या है, एक्सॉन और इंट्रोन दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो एक्सॉन है इनको हटाया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सॉन्स को हटाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक। अब जो है आपका मैच्योर आरएनए बनके तैयार हो गया, ये आपका मैच्योर आरएनए है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यही प्रोसेस आपको यहाँ पे पढ़ना भी है, जो कि लिखा हुआ है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से भी पढ़ लेना, चीज़ें वही हैं, ठीक, जो मैंने आपको समझाया है। चलिए भाई अगले पार्ट पे मूव करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की। चीज़ों को समझते चलिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने क्या किया, डीएनए से अब एमआरएनए बना लिया है। प्रोकैरियोट में सीधे बन जाता है तो वो तो बात ही खत्म। और यूकैरियोट में पहले एचएनआरएनए बन रहा था, तो उसको भी हमने, यूकैरियोट में क्या होता है, पहले एचएनआरएनए बनेगा, उसके बाद में एमआरएनए बनेगा। तो ओवरऑल चाहे प्रोकैरियोट की बात करें हम, प्रोकैरियोट की, चाहे हम यूकैरियोट की बात करें, हमने अभी तक में क्या सीखा है, दोनों में डीएनए से आरएनए बनाना, एमआरएनए। अब जो आगे का प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस क्या था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। अब आगे का जो प्रोसेस है वो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ये कैसे होगा, इससे बनेगा आपका पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अगला प्रोसेस जो पढ़ना है हमको वो है ट्रांसलेशन, जिसको क्या बोलते हैं, अनुवादन भी बोलते हैं, हिंदी में अनुवादन बोला जाता है, अनुवादन, ठीक। तो यही प्रोसेस अब हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन। अब जो आप एमआरएनए बनाए हो उससे प्रोटीन बनाने का समय आ चुका है। ट्रांसलेशन को ही प्रोटीन सिंथेसिस भी बोला जाता है। ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड। जो एमआरएनए में आनुवंशिक सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है डीएनए के थ्रू, उसको आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। फॉलोइंग द डिकेशंस ऑफ द जेनेटिक कोड into the sequence of amino acids in the polypeptide requiring the functions of a large number of macromolecules. Protein synthesis occur over the ribosome. तो प्रोटीन सिंथेसिस की किसके ऊपर होगी, राइबोसोम पे। ईच राइबोसोम हैज 2 अनइक्वल पार्ट, एक स्मॉल होगा और एक लार्ज। द लार्ज सब यूनिट of ribosomes has a groove for pushing out the newly formed polypeptide and protecting the same from cellular enzyme। मतलब राइबोसोम में 2 पार्ट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट है, ठीक। एक लार्ज सब यूनिट है, सब यूनिट, एक है लार्ज सब यूनिट और दूसरी क्या है, स्मॉल सब यूनिट। ये है
स्मॉल सब यूनिट, ठीक, ये राइबोसोम है। आपको पता ही है कि अगर यूकैरियोट की बात करते हो तो उसमें 80s राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो प्रोकैरियोट होते हैं आपके उसमें 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक। इसमें दोनों की लार्ज और स्मॉल यूनिट होती हैं, 70s की 50s लार्ज होती है और 30s क्या होती है, स्मॉल होती है। ऐसे ही इसमें इसमें 60s होती है और 40s होती है, ठीक। ये लार्ज है, ये स्मॉल है। तो इस तरीके से लार्ज और स्मॉल यूनिट होती है राइबोसोम की। ट्रांसलेशन के लिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर आना जरूरी है। और इस तरीके से मान लो एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी है, ये दोनों ज्वाइन कब होती हैं, जब लगभग 0.03 मिली मोल मिलीमोल कंसंट्रेशन होती है किसकी, Mg2+ की साइटोप्लाज्म के अंदर, तभी ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़ती हैं, ठीक है। अगर ये कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तब क्या होता है, पॉलीराइबोसोम बनते हैं, मतलब कई सारी यूनिट आपस में जुड़ती ही चली जाती है, क्योंकि यही Mg2+ जो मैग्नीशियम आयन होते हैं, यही इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगर मान लो किसी के अंदर मैग्नीशियम आयन की कमी है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों यूनिटें ही नहीं जुड़ पाएंगी। इसलिए हर आयन का आयोनिक बैलेंस ब्लड में और बॉडी में सेल्स के अंदर मेंटेन होना चाहिए। इसलिए आपको हरी सब्जियां खाने को बोली जाती हैं। हरी सब्जियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। भाई हरी इसीलिए तो दिखती है। क्लोरोफिल का जो कोर होता है वो, उसमें मेटल कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन। जब आप हरी सब्जियां खाओगे, हरे पत्तों वाली जैसे पालक वगैरह खाओगे, तो आपको उसमें से आयन्स मिलते हैं, आयोनिक बैलेंस आपका मेंटेन रहता है, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस और बाकी भी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के अंदर, वो प्रॉपर फंक्शन कर पाते हैं, ठीक। तो राइबोसोम को दोनों स्मॉल यूनिटों को यूनाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है Mg2+ का एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन, जो कि 0.03 मिली मोल होता है, ठीक। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में यूनाइट कर गई। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको ये बताते हैं कि इसमें जो स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट है, उसका क्या रोल होता है ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में। ईच राइबोसोम हैज टू अनइक्वल पार्ट, स्मॉल एंड लार्ज। अब यहाँ से देखिए, द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हैज अ ग्रूव फॉर पुशिंग आउट द न्यूली फाउंड पॉलीपेप्टाइड। मतलब जब पॉलीपेप्टाइड बनने लगेगी तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक, पुश करने के लिए जिम्मेदार होता है। एंड प्रोटेक्टिंग द सेम फ्रॉम सेलुलर एंजाइम। मतलब जो बन रही है पॉलीपेप्टाइड, वो साइटोप्लाज्म में खुला अगर बनेगी तो भैया साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम हैं, उससे रिएक्शन कर जाएंगे तुरंत। इसीलिए क्या होता है कि जो लार्ज सब यूनिट होती है वो चारों ओर से उस पॉलीपेप्टाइड को, पूरे सिस्टम को, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होती है सेल के अंदर, उसको ढके रहती है। तो ये बड़ी वाली यूनिट का काम है। अब हम बात करते हैं स्मॉल सब यूनिट जो है उसका क्या काम होता है। द स्मॉलर सब यूनिट fits over the larger one like a cape but leaves are tunnel for mRNA। मतलब स्मॉलर सब यूनिट के अंदर एक छोटी सी क्या होती है, टनल जैसी खांच होती है, जिसमें mRNA फिट हो जाता है, और छोटी वाली के ऊपर ही इस तरीके से mRNA बैठता है, और इसके ऊपर से बड़ी वाली होती है। तो ये ट्रांसलेशन जो चलता है वो छुटकी वाली सब यूनिट के ऊपर ही चलता है, ठीक। द टू सब यूनिट कम टूगेदर ओनली एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ राइबोसोम की दो सब यूनिट तभी आपस में जुड़ती हैं या पास आती हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय होता है। द फिनोमिना इज कॉल्ड एसोसिएशन। इसको बोलते हैं एसोसिएशन, भाई जुड़ रहे हैं दोनों आपस में। Mg2+ इज एसेंशियल फॉर इट। इनके जुड़ने के लिए Mg2+ एसेंशियल होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। राइबोसोम्स यूजुअली फॉर्म हेलिकल ग्रुप्स ड्यूरिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली हो रहा होता है, प्रोटीन बनाने की बहुत जोर शोर से मची होती है सेल के अंदर, तब क्या होता है, जब
पॉलीराइबोसोम खूब राइबोसोम की यूनिट आपस में खूब जुड़ती चली जाती है तो उससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। और ये बात जरूर ध्यान रखना है कि इन सब प्रोसेस के लिए Mg2+ की कंसंट्रेशन होनी चाहिए जितनी आवश्यक है। देयर आर 3 रिएक्टिव साइट्स इन अ राइबोसोम। अब हम राइबोसोम की 3 रिएक्टिव साइट जो होती हैं उसमें जगह जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली है पी साइट। पी साइट मतलब पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और डोनर साइट। सेकंड है ए साइट, अमीनो असाइल और एक्सेप्टर साइट। थर्ड है ई और एग्जिट साइट, ई जिसको एग्जिट साइट भी बोलते हैं। पी साइट is jointly contributed by both ribosomal units. A site and E site are largely confined to the larger subunit of ribosome. It is a messenger RNA which brings coded information from DNA and take part in its translation by bringing amino acids in a particular sequence during the synthesis of polypeptide. The codons of mRNA are recognized by anticodons of tRNA. मतलब जो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरीके से आपका mRNA के कोडोन है, इस तरीके से आपका tRNA आएगा और उसके एंटी कोडोन्स यहाँ पे बेस पेयरिंग करेंगे और उसके अनुसार ये 3 डेज वाला, ये 5 डेज है, 3 डेज वाला जो कोडोन है वो क्या करेगा, जो छोर है एंड, ये अमीनो एसिड को लाके यहाँ पे चिपकाने का काम करेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द कोडोन्स ऑफ mRNA आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटी कोडोन्स ऑफ tRNA। mRNA के जो ये तीनों कोडोन है इसको हम सीधे कोडोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोन्स। और tRNA इनसे जुड़ रहा है मतलब इनके पास उल्टा इसके कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे, इसलिए इसको हम बोल देते हैं एंटी कोडोन्स। क्या बोल देते हैं? एंटी कोडोन्स। तो इतनी बात समझ में आई? आई आई यस। अब हम रॉबर्ट होली के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। होली दिवाली भी इसी में कर लेते हैं। अरे भाई इज्जत से नाम ले क्योंकि साइंटिस्ट है। होली क्या है? साइंटिस्ट। रॉबर्ट डब्ल्यू होली फाउंड tRNA टू बी इन क्लोवर लीफ कन्फिग्रेशन। सबसे पहले जो क्लोवर लीफ कन्फिग्रेशन है वही जो मैंने अभी tRNA का बनाया था वो होली ने ही सबसे पहले दिया था। A tRNA कैन पिक अप ओनली a स्पेसिफिक अमीनो एसिड, मतलब सिर्फ उसी को पकड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे mRNA से इस तरीके से बेस पेयरिंग हुई तो यहाँ पे जो वो पढ़ेगा, जो एंटी कोडोन उसके बाइंड करेंगे उसी के अनुसार सिर्फ स्पेसिफिक अमीनो एसिड को उठाएगा, सबको नहीं उठाएगा। ठीक है। ईच tRNA हैज एन एरिया ऑफ कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद राइबोसोम। राइबोसोम से जुड़ने के लिए क्या होता है? टी आर्म बताए थे ना। और एक होती है, क्या होती है? DHU आर्म। वो क्या करती है? पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज या पेप्टाइडिल सिंथेटेज जो होता है, एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज को बाइंड करने की होती है। हेल्प्स इन कंबाइनिंग अमीनो एसिड टू इट्स पार्टिकुलर tRNA। द एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड। तो यहाँ पे एंजाइम तो भाई वैसे भी स्पेसिफिक होते ही हैं, तो यहाँ पे काम जो है सब विशिष्ट है, सब स्पेसिफिक चीजें हो रही हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्रांसलेशन के ही कुछ और मेन पॉइंट हैं, उनको भी पढ़ लीजिए आप। द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैन बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन स्टेज। मतलब जो ट्रांसलेशन इसमें भी आप 3 पार्ट कर सकते हो आसानी से पढ़ने के लिए। दीज फंडामेंटल प्रोसेसेस हैव एडिशनल स्टेजेस, जैसे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA, activation of amino acid before their incorporation into polypeptide and the post-translational processing of the complete polypeptide. For the synthesis of a polypeptide, the carboxylic group of each amino acid must be activated to facilitate formation of a polypeptide bond. मतलब अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते ही हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है?
इस तरीके से कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन होगा, एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होगा NH2, और एक यहाँ पे R ग्रुप होगा। तो इस अमीनो ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है ये एक्टिव किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्टिव। जिससे क्या होता है, ये अगले अमीनो एसिड, ये मान लो दूसरा अमीनो एसिड है, ठीक है, इसका यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे आपका R ग्रुप है, ये H है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो एक अमीनो एसिड का जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये एक्टिवेट किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये क्या निकलेगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक। H2O, एक H इधर दिखा दिया, एक यहाँ पे H है, और ये OH को साथ में लेके जाएगा, तो एक H ये, एक ये, और O, H2O बाहर निकलेगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बॉन्ड बनने के लिए पहले अमीनो एसिड को एक्टिव करना पड़ता है, और मेनली कहाँ पर एक्टिव किया जाता है? जो कार्बोक्सिलिक पार्ट होता है, लिखा है ना, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड मस्ट बी एक्टिवेटेड to facilitate formation of a peptide bond. Amino acids are activated in the presence of ATP, मतलब जब तक ATP नहीं प्रेजेंट होगी तब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे। एंड लिंक टू देयर cognate tRNA process commonly called charging of tRNA और अमीनो असाइलेशन ऑफ tRNA, ठीक। तो इसको अमीनो असाइलेशन बोलते हैं, चार्जिंग भी बोलते हैं टीआरएनए की, चार्जिंग। जब तक टीआरएनए चार्ज नहीं होगा तब तक वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, तब तक वो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में नहीं बनाएगा। ये एक अमीनो एसिड है, दूसरा है, टीआरएनए जब चार्ज होगा तो इनको दोनों को बॉन्ड कर देगा, समझे। इस तरीके से बॉन्डिंग होगी, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए बेइंग विद द फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन फैक्टर आर डिजाइन एज IFS इन प्रोकैरियोट्स एंड, और ये आपको याद नहीं करना है जो इतनी ये लाइन है, ठीक। ये थोड़ा बहुत ही लेवल MSc लेवल की चीजें हैं। इलोंगेशन रिक्वायर्स द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, अमीनो असाइड, tRNAs, इलोंगेशन फैक्टर एंड GTP। तो इतनी चीजों की जरूरत होती है इलोंगेशन के लिए। ड्यूरिंग इलोंगेशन स्टेज complexes composed of an amino acid linked to a tRNA sequentially bind to the appropriate codons in mRNA by forming complementary base pairing with the tRNA anticodons। जो मैंने बताया था, mRNA tRNA से एंटीकोडोन बनाएगा। द राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA। टर्मिनेशन में क्या होगा, इट्स स्लाइड सिग्नल, पहले एक सिग्नल आएगा, ठीक, सिग्नल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ 3 टर्मिनेशन कोडोन इन द mRNA। मतलब ये तीनों टर्मिनेशन कोडोन है, जब इनका सिग्नल मिलेगा, 3 रिलीज फैक्टर, ये 3 रिलीज फैक्टर होते हैं, कंट्रीब्यूट इन रिलीज ऑफ द फ्री पॉलीपेप्टाइड एंड लास्ट tRNA नाउ अनचार्ज्ड फ्रॉम द राइबोसोम। तो ये होता है आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस। किसका प्रोसेस? ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका पार्ट थोड़ा अभी रह गया है, ठीक। तो लैक ओपेरान वगैरह जो भाई DNA से प्रोटीन बनाने तक का सफ़र मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अब जो इसका कंट्रोल होता है, इस कंट्रोल पे आपको अगले लेक्चर में मैं सभी चीज़ें बता दूंगा, और इतना अगर आप पढ़ोगे तो आपका भाई काफ़ी चीज़ें मैंने रिवाइज करवा दिया है इस लेक्चर में। स्टार्टिंग के 2-3-4 यूनिट खत्म हो गई, बस वही रेगुलेशन वाला, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का पार्ट बचा है। बाकी जितने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखवाए हैं, ठीक, ये क्वेश्चन आप कहीं ना कहीं से तैयार करिए। कहीं ना कहीं से क्या, मैंने लेक्चर पे हर एक टॉपिक पे सेपरेट लेक्चर आपको दे चुका हूँ, तो उसको आप पढ़िए अच्छे से, बुक से पढ़िए, ठीक। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब मस्त पढ़ाई करिए, अगर कोई दिक्कत आती है, डाउट है तो आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।